ये लगातार पूरी दुनिया में चल रहा है, जिसको ऐसा लगता है ना कि मदारी की तरह डमरू बजा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। अब धीरे-धीरे लगने लगा है कि ये व्यक्ति व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के लिए खेल खेल रहा है। इस पूरे युद्ध को उसने अपना एक बिज़नेस का हिस्सा बना लिया है। एकदम मदांध होकर के डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल डकैत बन गया, जैसे रहमान डकैत जी। लियारी का डकैत था, वैसे ये डकैत की भूमिका में है। पूरी दुनिया में त्राहिमाम है, जिसका किसी युद्ध से कोई लेना-देना नहीं। ये डीरा रूस और यूक्रेन का सालों से युद्ध चल रहा है, बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वो तेल क्षेत्र है, इससे पूरी दुनिया प्रभावित है। मनीष जी, आज तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नकाब नोच के फेंक दी और अब समझ में आ रहा है कि कल बताया जा रहा है अमेरिका में जो भीड़ निकली थी, अलग-अलग शहरों में निकली थी, तो पूरे अमेरिका में 80 लाख लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन करने निकले थे। सोच लीजिए 35 करोड़ तो उसकी आबादी है और वहाँ पे 80 लाख लोग अलग सारे शहरों में निकले थे। तो कितना जबरदस्त आक्रोश इसके खिलाफ है और आज वो जो आक्रोश क्यों है, वो आज इसने अपनी नकाब नोच दी, अब ये पूरी तरह नंगा हो गया है। इस युद्ध पे तो हम लोग बाद में बात करेंगे। आज इसने खुलकर कह दिया कि इसकी नज़र ईरान के तेल पे है। ज़रा दिखा दीजिए, खबर मैंने डाली है और मैं बताता हूँ कि इसने कहा क्या है। कोई इतनी बेशर्मी कोई ओढ़ लेगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे के बारे में गंभीर चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्होंने तेल पर कब्जा करने की को अपनी प्राथमिकता बताई है। और विशेष रूप से ईरान के मुख्य तेल निर्यात केंद्र खारक द्वीप पर संभावित कब्जे या उसे नष्ट करने पर जोर दिया है। जैसे-जैसे संघर्ष दूसरे महीने में प्रवेश कर रहा है तो छोड़ दीजिए। तो ये कि ईरान का तेल मेरी सबसे पसंदीदा चीज़, खर पर कर सकते हैं कंट्रोल, ट्रंप का बड़ा बयान, भीषण होगी लड़ाई। ज़रा सोच लीजिए, ये आदमी खुलेआम कह रहा है कि मुझको ये चीज़ पसंद आ गई है और मैं इसको लेकर रहूँगा। ईरान में चल रही जंग का असर दुनिया भर की तेल कीमतों पर सीधे पड़ रहा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका सेना ईरान के तेल संसाधनों पर कब्जा कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल पर कब्जा करने के संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ईरान के खर द्वीप पर कब्जा कर सकती है। खर द्वीप को ईरान की तेल आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि यहीं से देश का करीब 90% तेल निर्यात किया जा सकता है। अमेरिका ने हालिया दिनों में हजारों सैनिकों को पश्चिम एशिया में भेजा है। इससे खर द्वीप पर अमेरिका के हमले का अंदेशा बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को फाइनेंशियल टाइम्स के साथ इंटरव्यू में युद्ध के साथ इंटरव्यू में ईरान युद्ध पर कई कमेंट किए हैं। खर पर कब्जे के सवाल पर उन्होंने कहा, सच कहूं तो मेरी सबसे पसंदीदा चीज ईरान का तेल लेना होगी। अब ये समझ में आ रहा है कि इसने जितनी नाटक नौटंकी की थी, ये सिर्फ तेल के लिए हुआ था। अभी इस पे आता हूँ। हालांकि अमेरिका में कुछ बेवकूफ लोग मुझे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उनको चीजों की समझ नहीं है। ये बता रहा है वो लोग बेवकूफ हैं। हुँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में अपने सैन्य अभियान पर कहा कि यह हो सकता है कि हम खार्क द्वीप को ईरान से अपने नियंत्रण में ले लें। हालांकि ये भी मुमकिन है कि हम ऐसा नहीं करें। दरअसल हमारे पास कई विकल्प हैं और हम कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि खर पर कंट्रोल के लिए हमें वहां कुछ समय तक रहना पड़ेगा। ट्रंप ने दावा किया कि खर पर कब्जा करने में अमेरिका को कोई खास मुश्किल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई खास खास सुरक्षा व्यवस्था है। ईरान का तेल मेरी सबसे पसंदीदा चीज है। ये आज उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो तेल की लड़ाई लड़ रहा है। तो अब ये समझिए कि वहां पे जो 3 मेन प्लेयर हैं, जो 3 लोग मिल 3 देश लड़ रहे हैं। इज़राइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इज़राइल जानता है कि अगर हम हारे या हम हटे, तो हम खत्म हो जाएँगे, मिट जाएँगे। वो कसम ईरान लगातार कई सालों से कसम खा रहा है कि इज़राइल का वजूद हम धरती से मिटा देंगे। तो इज़राइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो सही लड़ रहा है। ईरान अपनी हठधर्मिता की लड़ाई लड़ रहा है, कट्टरपंथ की लड़ाई लड़ रहा है, वो ना झुकने की लड़ाई लड़ रहा है, उसकी भी बात कहीं समझ में आती है। लेकिन ट्रंप इसमें क्यों कूदा है, ये आज उसने कर दिया। बताते हैं मनीष जी, नेतन्याहू ने भी बड़ी आलोचना इसकी की है। आज इसने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये तेल पर कब्जे के लिए लड़ रहा था और ये पहला नहीं है, ये इसकी पहली तेल डकैती नहीं है। ये इससे पहले वेनेजुएला पे डकैती डाल चुका है, वहाँ के तेल को ये लूट चुका है। अब इसने ईरान को लूटने की शुरुआत की है और इसकी निगाह कनाडा के तेल पे भी है मनीष जी। ये कनाडा कनाडा से ये जब से आया तब से कनाडा को
तेल के लिए धमका रहा, कभी-कभी कहता कनाडा को हम अपना 51वां राज्य बना लेंगे। तो एक बड़ा खतरनाक आदमी से अमेरिका की गद्दी पर आकर बैठ गया है। ये यही नहीं रुकेगा, ये यही नहीं रुकेगा। और आज इसके इस खुलासे के बाद मुझको लगता है मनीष जी, इस पूरे युद्ध का सीन बदल जाएगा। पूरे युद्ध का सीन बदलेगा, क्योंकि जब ये ईरान पे कब्जा कर लेगा तो वो जो सऊदी अरब और यूएई जो अभी इसके साथ बने हैं, इसके पिछलग्गू बने हुए हैं, उन पे कब्जा करने में कोई देर नहीं लगाएगा ये दर्शक समझ लें। फिर ये अपना मालिकाना हक यूएई पे भी करेगा और सऊदी अरब पे भी करेगा, क्योंकि उनकी तो औकात ही नहीं, छोटे-छोटे हैं वो। और इसका जब उद्देश्य ना तो कोई राजनैतिक उद्देश्य है, ना कोई सामाजिक उद्देश्य है, ये केवल तेल लूटने निकला है, तेल लूटने वाले लुटेरे की तरह। तो जहाँ ये ईरान से निश्चिंत हुआ, ईरान के तेल पे इसका कब्जा हुआ, तो बगल में फिर ये सऊदी अरब और यूएई भी नहीं छोड़ेगा। ये पूरे दुनिया का तेल ये अपने कब्जे में करने की मुहिम पे निकला है। इंटरनेशनल डकैत बन गया है ये आदमी। तो ये कितना खतरनाक हो चुका है। और जब ये ईरान में आके बैठे, अभी तक तो मनीष जी मैं सोच रहा था कि चलो चल जाएगा, लेकिन अब इसके इरादे जो हैं वो बड़े खतरनाक हैं। अब मैं मान रहा हूँ कि ईरान को कम से कम ईरान इसमें सफल हो, ईरान पे कब्जा ये ना कर पाए। हालांकि इजराइल की वजह से मैं चाह रहा था कि इजराइल का कब्जा हो जाए, लेकिन ये अगर ये अमेरिका के कब्जे में आया तो अभी ईरान में कब बैठने के बाद ये जीना हराम करेगा हिंदुस्तान का भी। आज नहीं करेगा, साल भर बाद करेगा, लेकिन ये मानेगा नहीं, क्योंकि ये आदमी सिर्फ डकैत मानसिकता का आदमी है। इंटरनेशनल डकैत ये हो चुका। वेनेजुएला के बाद इसने ईरान में नंगनाच शुरू किया है, कनाडा को धमका ही रहा है। तो आगे इसके इरादे और खतरनाक मुझको नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि इज़राइल भी अब इससे पिंड छुड़ाना चाहता है, लेकिन मजबूरी उसकी ये है कि जब तक वो ईरान को अब नेस्तनाबूद नहीं कर देगा, इस युद्ध से उसकी वापसी भी इतनी आसान नहीं होगी। नहीं मनीष जी, मैं बता दूं, मैं थोड़ा इसीलिए निश्चिंत हूँ कि इजराइल तो आज मनीष जी के मित्र हैं, वो युद्ध क्षेत्र में हैं, देश मत पूछिएगा, युद्ध क्षेत्र में तैनात हैं। और उन्होंने जो वहां की वास्तविक स्थिति बताई है, तो मनीष जी के मुंह से सुनिए वो क्या बता रहे हैं। तो उससे फिर मैं आगे बताता हूँ कि मनीष जी को जो उन्होंने बताया है, जरा वहां का आंखों दिखाल सुन लीजिए। ये जो हम लोग को यहाँ बताया जा रहा है, ऐसा वहां पे उसके बिल्कुल विपरीत सीन है। बिल्कुल, आज सुबह-सुबह मुझे मेरे पास एक ट्वीट किसी ने साथी किया कि आपके जो रिलेटिव हैं मनीष झा, जो कि मित्र भी हैं, साथ ही सहकर्मी रहे हुए हैं और बहुत क्लोज़ रिलेटिव हैं, उनको इज़राइल में कुछ लोगों ने घेर लिया और कहा कि तुम इंडिया से हो, इंडिया के लोग तो मुझे गाली देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि कोई इंडियन इज़राइल को गाली दे, मतलब जिस देश का प्रधानमंत्री इज़राइल में कह कर के आया है कि इंडिया स्टैंड विथ इज़राइल, उसके सदन में। तो वो वीडियो मेरे पास आया, मैंने मनीष जी को उनको भेजा। उसके बाद लंबी हमारी बातचीत हुई। फिर उन्होंने कहा कि कैसे ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। और आपको तस्वीर सिर्फ इज़राइल की इसीलिए दिखती है क्योंकि सभी रिपोर्टर, जर्नलिस्ट जो हम लोग कहते हैं अक्सर, लेकिन वो वीडियो ज़रा देखिए कि विदेश में आप हों और उस देश की नागरिक आपसे कहे कि तुम उस देश के हो जिस देश के लोग हमें गाली देते हैं। लेकिन उनके मुँह से बहुत कुछ सच निकल गया, ज़रा सुनिएगा। TV9. TV9? Yeah, In- India. Indian people write my Instagram, not good comments. Fuck Israel, Lama. Indian people don't like Israel, Lama. No. There are some Muslim people. Maybe I don't know. Most of the Indian people like Israel. No, you like Israel. But Lama, my Instagram, a lot of comment I give you. Lama. So you are influencer, social media influencer. Can. और उसके बाद वहां से निकल ली हो। अब आप सोचिए कि विदेश में आप जिस देश में उस देश में हों और ये वायरल हो रहा है, लोग ट्रोल कर रहे हैं कि तुमने ये कह दिया कि वो मुसलमान होंगे। दरअसल मनीष जी ने सच बोला, जो सच है। और वो मैंने उनसे यही कहा, मेरी लंबी बात हुई, मैंने उनसे कहा कि आप वहां मनीष झा नहीं हैं, आप वहां भारत हैं। और आपने जो कहा वो भारत का सच था, क्योंकि वो कन्विंस करना था इजराइल हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है, उसको आप बरगला नहीं सकते कि ना ऐसा नहीं है, क्योंकि उस महिला के पास गाली आते हैं, फक यू, पता नहीं क्या क्या उसने बताया कि मुझे गालियां देते हैं। ये जिहादी सोचिए
इजराइल की महिलाओं को इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे इस तरह से जाकर के ऐसी हरकतें करती हैं। और चूंकि उनके पास वो भारत से जाता है, उन्हें लगता है कि हर भारतीय ऐसे ही है, और भारत का प्रधानमंत्री कहता है यहां आकर के इंडिया स्टैंड विद इजराइल। ये तो दोगलापंथी हो गया एक तरह से। एक तरह से प्रधानमंत्री ने जो संसद में कहा, इजराइल के संसद में, इंडिया स्टैंड विद इजराइल, और यहां से भी कुछ उन्मादी कह रहे हैं, लेकिन मनीष ने वहां एकदम साफ साफ उन्होंने कहा कि इंडिया, भारत के लोग इजराइल से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो सच वो बोल गए उसके कारण वो ट्रोल हो रहे हैं। और ये जो युद्ध हो रहा है इसमें मनीष जी, अमेरिका तो उसका चर्चा उसी की ज्यादा है। मारा तो इजराइल ने बहुत बुरी तरीके से मारा है, और इजराइल अभी और मारेगा। लेकिन आज वो 50 बता रहे हैं, 50,000 उसने सैनिक बुलवाए हैं अमेरिका से। संभवतः आज रात तक वो पहुंच जाएंगे, तो वो अंदर घुसने की कोशिश करेगा अमेरिका ईरान में। बहुत भीषण युद्ध होगा। लेकिन जरा सोचिए कितनी फंसी हुई स्थिति है, कि अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कितनी उलझी हुई स्थिति है। अगर ईरान जीत जाता है, ईरान हावी हो जाता है, तो भी एक कट्टरपंथी देश बड़ा ताकतवर हो जाएगा। और अगर ईरान निपट जाता है तो एक डकैत आके पड़ोस में ईरान में बैठ जाएगा। तो भारत के लिए बड़ी आगे आने वाले समय बड़ा जटिल होगा, बड़ी जटिल परिस्थितियां होंगी, कैसे निपटा जाएगा इस डकैत से। और उस दौर में हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो विरोधी हैं, जो खैराती हैं, वो किस तरह का उनका आचरण है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। सोच लीजिए, हिंदुस्तान के लिए स्थितियां दोनों आज की तारीख में ठीक नहीं है। अगर ये डकैत ईरान में कब्जा कर लेगा, तो वो भी हिंदुस्तान के लिए विपरीत होगा मामला। हालांकि इसके ईरान पे कब्जा करने के बाद स्थितियां बड़ा बदलेंगी, जियो पॉलिटिक्स बदलेगी। वो दुनिया वो नहीं रह जाएगी जो आज की तारीख में हमको आपको नजर आती है। उस समय अमेरिका और चीन भी इसके खिलाफ ताल ठोकेंगे। तो इतना आसान इसके लिए बैठना नहीं होगा। लेकिन अगर ये बैठता है तो खुराफात तो ये करेगा ही। मगर दूसरा सिनेरियो ये भी है कि अगर ये मुंह छुपा के हारता है, भागता है, तो वो भी कट्टरपंथी हो। ईरान कोई बड़ा देवता देश नहीं है। तो ये ऐसी आग लग गई है जो वास्तव में खतरनाक है। बिल्कुल, ये ऐसी आग लग गई है जो वास्तव में खतरनाक है। और सोचिए, जो वो भी और वहां बैठ करके बता रहे थे। और इसका एक ही हल है, और मेरे ख्याल से वही हल निकलेगा। क्योंकि आज जो नेतन्याहू ने इसके डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा है कि ये पूरी, दर्शक मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, लगातार कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, ये लड़ाई लड़ रहा है इजराइल ईमानदारी से। और ऐसा नहीं है कि ये डोनाल्ड ट्रंप को नंगे नाचने की छूट वो देगा ईरान के अंदर। ईरान पे कब्जा होगा तो इजराइल का बराबर का कब्जा होगा। स्थितियां भारत के लिए वही बढ़िया होंगी कि अगर वहां पे कब्जा हो तो इजराइल का कब्जा हो, डोनाल्ड ट्रंप का कब्जा ना हो। और मेरे मुझे ख्याल से लगता है वही कि होगा। इजराइल को कब्जा होने भी नहीं देगा डोनाल्ड ट्रंप को, और इसीलिए वो बेचैनी है। और जिस तरह से उसके ऊपर वहां की पब्लिक जूते बरसा रही है, इजराइल की पब्लिक नेतन्याहू पे गुस्से में नहीं है। तो अल्टीमेटली यदि कब्जा होगा भी ईरान पर, तो इजराइल का होगा। और भारत के हित में भी यही होगा कि कब्जा इजराइल के ऊपर हो। दोनों लेकिन दोनों जगह की जनता की प्रतिक्रिया में अंतर क्यों है मनीष जी? क्योंकि इजराइल की जनता जानती है कि ये नेतन्याहू अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। वो इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल का नाम नक्शे से मिट जाएगा। वो अच्छे से जानती है। तो जनता अपने नेता के पीछे खड़ी है। अमेरिका की जनता जानती है कि ये डकैत है, ये डकैती डालने निकला है, तो वो डकैतों के पीछे नहीं खड़ी होगी कहीं की भी, कोई भी सब देश की। तो इसलिए इसके खिलाफ इसके देश में ही बवाल हो रहा है। 80-80 लाख लोग निकल रहे हैं रोड, सड़क पे। वो सिर्फ इसीलिए निकल रहे हैं। उनकी कोई ईरान से सहानुभूति नहीं है। वो जानते हैं कि ये डकैत मानसिकता का व्यक्ति डकैती करने निकला है, और डकैती के चक्कर में अमेरिका की साख दाख धन संपत्ति सबको मिट्टी में मिला रहा है। और उसके बाद बात है कि सर, चाइना भी चाह रहा होगा कि युद्ध में ये रहे ताकि इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए। ये ज्यादातर देश इसीलिए चाहते हैं। रसिया, चूंकि जिस तरह से अमेरिका ने रसिया को फंसाया यूक्रेन में, रूस भी चाहता है कि ससुराई फंसा रहे, चीन भी चाहता होगा ससुराई फंसा रहे ये डकैत। इन सब चीजों से अल्टीमेटली दूसरा क्या हो रहा है, जो मनीष जी बता रहे थे कि पूरा ये सुन्नी देश, इसकी तबाही हो रही है अमेरिका की वजह से। क्योंकि ईरान अमेरिका को नहीं कूट रहा है, ईरान इस
सऊदी अरब समेत जो पूरे सुन्नी देश हैं, उसमें अमेरिकी बेस को यदि मार रहा है तो रोजगार खत्म किसका हो रहा है? उन देशों का, सऊदी अरेबिया का, कुवैत का। सोचिए, कुवैत एक छोटा सा देश है, उसे तबाह कर दिया। तो सच ये है कि ये जो इस्लामिक झंडावदार बने हुए हैं, एक बात मनीष जी ने बहुत महत्वपूर्ण कही, जो हम लोग कहते, बोला एक चीज बताइए, 57 मुस्लिम देश हैं, ईरान को पैसा देने वाला कोई देश हुआ? सिर्फ भारत के में कश्मीर भेजा गया है। और दरअसल इजराइल को गुस्सा इस बात को लेकर के भी है, क्योंकि भारत को बदनाम किया गया है। बाहर ये मैसेज नहीं जाता कि कश्मीर के शिया मुसलमानों ने दिया, बाहर ये मैसेज जाता है कि इतने 600 करोड़ रुपए भारत की तरफ से भारत की जनता ने। और इस तरह से ये मुझे लगता है, यदि पता नहीं पैसा गया है या नहीं गया नहीं पता, लेकिन अखबारों में खबर है कि यहां गया। सरकार को उन लोगों पे सख्ती करनी चाहिए जिसने इजराइल ईरान के लिए पैसे इकट्ठा किए। मतलब वो यही कह रहे थे कि 56 जो इस्लामिक देश हैं, इस्लामिक उम्मा वाले किसी ने ईरान को मदद नहीं की, पाकिस्तान ने नहीं मदद की, भिखमंगे को होगा क्या? लेकिन भारत जो अपने युद्ध के दौरान जिन लोगों ने पैसे नहीं, करगिल के लिए नहीं जमा किए होंगे, कभी इस तरह का भारत के प्रति स्नेह नहीं दिखाया होगा, उन लोगों ने ईरान के लिए पैसे इकट्ठा किए। इससे बच के ये कहेंगे हमारा पैसा था, हम किसी को भी दें, लेकिन तुम्हारे पास भारतीय पासपोर्ट है, तुम भारत के नागरिक हो, और तुम्हारी वजह से भारत बदनाम हुआ है। ये एक अलग पक्ष था जो मनीष जी बता रहे थे कि पूरे इजराइल में ये मैसेज चला गया हुआ है कि 56 देशों में किसी ने भी ईरान को पैसे से मदद नहीं की, भारत से पैसे से मदद हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत सरकार को उन तमाम उन्मादी जिहादियों के पिछवाड़े लाल करने चाहिए जो इसके हिस्सेदार थे। नहीं मनीष जी, वो भी साजिश के तहत। देखिए, ईरान को क्या पैसे देंगे? ये ईरान के पास पैसा बहुत है, ईरान पैसे वाला देश है। ये जानबूझकर जो बात आपने बाद में कही, वो वही कारण है कि इन्होंने जानबूझ के पैसे दिए हैं ताकि भारत और इजराइल के रिश्ते खराब हों। इन्होंने, मैं भी पढ़ा था, 15-20 करोड़ 20 करोड़ रुपए इन्होंने कश्मीर के शिया मुसलमानों ने कोई संगठन बना के पैसे भेजे हैं ईरान। मैंने भी पढ़ी खबर। तो ये 20 करोड़ से वहां क्या बोलूं, ये ईरान का क्या भला होना है? ये जानबूझकर जो काम आपको मनीष जी ने बताया, ये वही इनका उद्देश्य है। इस तरह की खबरें हिंदुस्तान से जाएं तो भारत और इजराइल के जो रिश्ते हैं वो खत्म हो, वो खराब हो। इनका पूरा ध्यान इस पे। लेकिन मेरे फिर कहा, जब अभी हम लोग नक्सल वाली बात कर रहे थे, तो यहाँ पे नक्सली आतंकवादियों, नक्सली हत्यारों के साथ जिस तरह कांग्रेस खड़ी होती थी, सरकार बदल गई है, मौसम बदल चुका है। ये जिन्होंने ये खुराफात की है, पैसे भेजे हैं, अभी भारत सरकार भी कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन वो नंगे हो गए। वो नंगे हो गए। उनके नाम पते, उनके बाप तक के नाम पते नोट हो गए, और आने वाले समय में उनको बड़ा कठिन समय उनका प्रतीक्षा कर रहा है। ये भी दर्शक समझ लें। अभी कुछ भी बोलने का मतलब यह है कि वो अभी इन पे सख्ती करेंगे तो ईरान नाराज, इन पे सख्ती ना करे तो इजराइल नाराज। तो अभी भारत शांत है, जरा रुक जाने दीजिए। उसके बाद जिनका बड़ा दर्द फटा था, सीना फटा था दर्द से कि वो पैसा भेजेंगे ईरान को, उनको समझ में आएगा कि पैसा भेजना कितना महंगा पड़ा उनको, कितना महंगा पड़ा। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि इस पर भी शाह की नजर जरूर होगी, क्योंकि ये सिर्फ चंदा इकट्ठा करने का खेल नहीं था, ये भारत की कूटनीतिक एजेंडे पर चोट था, भारत की छवि खराब करने की साजिश थी। चलिए, इस महत्वपूर्ण विश्लेषण को हम लोग आज यही विराम देते हैं। आप सबसे आग्रह है कि इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर। जय हिंद, वंदे मातरम।